हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एसजी टॉक। एसजी टॉक की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ब्लड कलेक्शंस के बारे में, जिसके बारे में हम थोड़ा सा ब्लड के बारे में भी जो हमने लास्ट टाइम एसजी टॉक में बातें की थी। आज हमारे साथ हैं, साथ में मोहित और शिवानी, दोनों साथ के ही हैं बैच के। और सॉरी, जानवी, यस करेक्ट माफी चाहूंगा, जानवी। मोहित और जानवी हमारे साथ हैं, ये एमएलटी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और आज हम इनके साथ बातचीत करेंगे ब्लड कलेक्शन के ऊपर। ब्लड कलेक्शन में हम जानेंगे कितने टाइप ऑफ कलेक्शन होते हैं। हम जो बुक प्रेफर कर रहे हैं, ये टेक महिंद्रा फाउंडेशन की तरफ से एक बुक आती है एमएलटी की, उसको कंसीडर कर रहे हैं। तो अगर आप कंटेंट देखना चाहते हैं तो वहां से भी कंटेंट को देख सकते हैं। कोई ऐसा प्रमोशन नहीं है किसी बुक का इस वीडियो में, और किसी प्रोडक्ट का भी कोई प्रमोशन हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, ब्लड कलेक्शन। तो सबसे पहले हम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखते हैं कि हमें ब्लड कलेक्शन क्यों पढ़ना है। सबसे पहले हम ये जानते हैं भाई ब्लड कलेक्शन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो जो मेडिकल लेबोरेटरी का स्टूडेंट है या जो मेडिकल लेबोरेटरी में काम कर रहा है, मतलब लेबोरेटरी वर्कर में, स्पेशली इन ह्यूमन लेबोरेटरी, यानी जो हॉस्पिटल्स और लैब्स के अंदर रहते हैं जहाँ पे हम ब्लड कलेक्ट करते हैं, तो हमारा जो कलेक्शन है वो क्या एक प्रोसीजर के थ्रू होता है। प्रोसीजर का यहाँ क्या कहना है, जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा कि मोहित आपको ये सामान लाना है, तो आप एक प्रोसीजर फॉलो करोगे उसका। तो ऐसे ही ब्लड कलेक्शन करने का एक प्रोसीजर होता है, वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अंदर हमारा आता है, जो कि WHO के और NABL के अकॉर्डिंगली डिफाइंड होता है। ठीक है, वेरीफाइड होता है और डिफाइंड होता है कि आप इसी प्रोटोकॉल, इसी प्रोसीजर के अंडर में ही वो चीजें करोगे। वो प्रोसीजर कैसे बनाया जाता है, तो वो प्रोसीजर बनाया जाता है आपकी सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए, और जिसके ऊपर आप वो प्रोसीजर अप्लाई कर रहे हो उसकी सेफ्टी मेजर को भी ध्यान रखते हुए उस प्रोसीजर को बनाया जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे जानवी का फॉर एग्जांपल ब्लड कलेक्शन के लिए बोलता हूँ कि जानवी का कैपिलरी पंचर हमें करना है, तो जो प्रोसीजर बना, अब वो प्रोसीजर ध्यान रखा जाएगा कि भाई जो कलेक्शन कर रहा है वो भी एक्सीडेंट का फेस ना करे, और जो कलेक्शन करवा रहा है उसको भी एक्सीडेंट का कोई फेस सामने ना आ जाए। यानी जब हम प्रिक कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि एरिया कैसा है, प्रिक करना है कैसे, उसको स्टेरलाइज करना है कैसे, बिफोर प्रिक प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं, आफ्टर प्रिक प्रिकॉशंस क्या क्या लेने हैं। ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर है। एम ऑब्जेक्टिव लर्निंग हमारा यही रहता है कि जो भी हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी हम नॉलेज ले रहे हैं, उससे से कम कोई भी एक्सीडेंट के चांसेस हो। ठीक है, देखो 100% कहीं पे भी श्योरिटी नहीं मिलती है, 99.9% रहता है। मैंने प्रिक किया भाई, मान लो जिस मैंने प्रिक किया उसके बावजूद भी अगर हमने रब कर दिया, प्रेस कर दिया, तो क्या होगा, वहां पे वाउंड सा हो सकता है, या वहां स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन केसेस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अगर उन्होंने मिट्टी में या कहीं गंदी जगह पे हाथ कर दिया तो फंगल बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपको कैसे आप उस प्रॉपर प्रोसीजर के ऊपर फॉलो कर रहे हो। यही हमारा इस चैप्टर के अंदर का लर्निंग एंड ऑब्जेक्टिव रहेगा। मटेरियल रिक्वायर्ड की बात करें तो हमेशा जब भी कोई ट्रेनिंग की बात होती है तो उसमें आपको इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है, कैपिलरी पंचर के इंस्ट्रूमेंट अलग हैं, वेनिंग पंचर के इंस्ट्रूमेंट अलग हैं, आर्टरी पंचर के इंस्ट्रूमेंट अलग हैं। यानी हम यहाँ पे 3 टाइप के पंचर समझेंगे आज। कौन कौन सा, कैपिलरी पंचर, वेन पंचर एंड आर्टरी पंचर। अब कैपिलरी, वेन और आर्टरी, यही 3 हमारी बॉडी की पाइपलाइंस हैं जिसके थ्रू हमारी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई मिलती है। कैपिलरी के थ्रू, वेन के थ्रू और आर्टरी के थ्रू, बस यही 3 पाइपलाइंस है हमारी बॉडी में। कहीं भी कट लगता है, यहाँ पे उंगली में कट लिया मैंने, लिया मोहित के और ये पेन लेके और इसे यहाँ मार दिया, तो क्या होगा, यहाँ से ब्लड आएगा। तो ये ब्लड आया कहाँ से आया, यहाँ जो ब्लड है लगेगा तो कैपिलरी ब्लड सबसे पहले निकलेगा। कैपिलरी ब्लड आपके स्किन सरफेस पे भी है भाई, कट लगता है तो ब्लड आता है ना, तो वो क्या है, वो कैपिलरी ब्लड है। ठीक है, ऐसे ही जो ये ब्लू कलर, ग्रीन कलर की जो नसें दिख रही है, ये आपकी वेनस ब्लड है। जो डीप यहाँ पल्स फील करते हो वो आपकी आर्टरी हो जाती है। ठीक है, यानी आर्टरी सबसे अंदर रहती है। लेयर को ऐसे समझ लो, जैसे ये लेयर है, ठीक है, ये बॉडी लेयर हो गई, ये हो गया आपका स्किन सरफेस, यहाँ जो है आर्टरी है, वेन है, फिर कैपिलरी है। क्लियर हो गया। हार्ट पंप करता है, उसको खुद को पंपिंग के लिए मसल्स को भी ब्लड सप्लाई चाहिए ना, तो वो कैपिलरी ब्लड के थ्रू कवर अप होता है। ठीक है, हमारा लंग्स है, जहां एल्वोलाइज होते हैं, वहां पे भी पतले 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 से ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, कैपिलरीज होती है, ब्लड वेसल कह लो, कैपिलरी कह लो। ठीक है, तो 3 मेजर चीजें हैं जिसमें ब्लड फ्लो होता है। कौन कौन सी है, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। गुड। ठीक है, अब आ जाते हैं ब्लड कलेक्शन के ऊपर कि हमें ब्लड कलेक्शन क्यों जरूरी है। तो हमारे बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, मल्टीपल 1000 मिलियन ट्रिलियंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं।
अनकाउंटेबल और 24/7 चलती रहती है रिएक्शंस। अब आप कहोगे सर कैसे? ये जूस का पैकेट है, ठीक है, मैंने इसका एक सिप लिया। अब ये जो डाइजेशन है इसमें क्या क्या है, इंग्रेडिएंट्स इसमें दिए हुए हैं, एनर्जी दिया है, टेस्ट दिया है, प्रोटीन दिया, कार्बोहाइड्रेट दिया हुआ है, आयरन है, विटामिन है, कैल्शियम है, मतलब सब कुछ परसेंटेज वाइज लिखा हुआ है, ठीक है, हर फ्रूट ड्रिंक में आपको दिख जाएगा। अब ये जो फ्रूट ड्रिंक में जो चार्ट दिया है कि आपकी बॉडी में ये जा रहा है, ये कहाँ जाएगा? पहले मैंने लिया, माउथ में टेस्ट बना, वो टेस्ट अंदर गया, स्टमक में गया, अब रिएक्शन होना चालू हुआ, सलाइवा के साथ मिक्स हुआ, स्टमक गया, स्टमक में जूसेस आए, कहाँ कहाँ से? लिवर, पैनक्रियाज, इन सब ने जूसेस भेजे कि चलो अब इसको ब्रेक डाउन करेंगे, तोड़ेंगे, और ज्यादा तोड़ेंगे, मतलब ये जो इंग्रेडिएंट है इसको अलग अलग करेंगे। अलग अलग हुए, इंटेस्टाइन में घूमना शुरू हुआ, ठीक है, इंटेस्टाइन में, तो एब्जॉर्प्शन शुरू हो गया, एब्जॉर्प्शन शुरू हुआ तो वो सीधा ब्लड में जाना शुरू हो गया, वहां से, कहां से? इंटेस्टाइन से। इंटेस्टाइन से ये जूस मेरे ब्लड में पहुंच गया। अब ये रिएक्शन ऐसा नहीं कि पिया और बस पहुंच गया, टाइम लगता है, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, ठीक है। अलग होना कहां से स्टार्ट होता है? जो ब्रेकडाउन है वो स्टमक से शुरू हो जाता है। जो मॉलिक्यूलर ब्रेकडाउन है, खाने का जो मॉलिक्यूलर ब्रेकडाउन है वो स्टमक से शुरू हो जाता है, और एब्जॉर्प्शन जो है वो इंटेस्टाइन से शुरू हो जाता है। क्लियर हुआ? एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से और ब्रेकडाउन स्टमक से, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब ब्लड क्यों जरूरी है ये तो पता लग गया कि भाई हमारे सारे बॉडी में रिएक्शंस हो रही है, तो हमें जानकारी भी उसी से चाहिए। हमारा शुगर लेवल भी हमें ब्लड से ही मिलेगा, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ब्लड से मिलेगा, हमारा यूरिया क्रिएटिनिन भी ब्लड से मिलेगा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब ब्लड में ही है, ठीक है। उसके बाद हार्मोन, अगर LHS, FSH की बात करें, थायराइड की बात करें, विटामिन की बात करें, सब कुछ हमारा ब्लड में प्रेजेंट है, ब्लड के अंदर होता है। अब ब्लड में पूछोगे सर हमने तो पढ़ा था ब्लड के अंदर सिर्फ सेल और प्लाज्मा, यही पढ़ा था स्टार्टिंग में, यही बोला था चैप्टर फर्स्ट में कि हमारे ब्लड में दो मेजर पार्ट होते हैं, एक सेल होता है, एक प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा के लिए मैंने एक शब्द बोला था कि प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा आपका वो सारा फूड मटेरियल है जो सेल को चाहिए, यानी उसी के अंदर कोलेस्ट्रॉल भी है, उसी के अंदर प्रोटीन भी है, उसी के अंदर विटामिन भी है, उसी के अंदर हार्मोन्स भी चल रहे हैं, उसी के अंदर कार्बोहाइड्रेट भी, सब चल रहा है उसी प्लाज्मा में, सब प्लाज्मा में चल रहा है। वही प्लाज्मा से हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। सीरम यानी एंटीकोगुलेंट के बाहर जब आता है, बायोकेमिस्ट्री हमारी सीरम पे चलती है, मोस्टली बायोकेमिस्ट्री हमारी सीरम पे चलती है, यानी वो पार्ट जिसके अंदर आपका सारा फूड मटेरियल्स है, यानी सारी जानकारी है रिएक्शंस की, सेल को छोड़ के। क्लियर हो गया? ठीक है। तो हमारे कलेक्शन किस लिए चाहिए? हमें कि जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए ब्लड से रिलेटेड, हमें जानकारी चाहिए, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री रिएक्शंस हो, चाहे वो हेमाटोलॉजिकल रिएक्शंस हो, चाहे वो माइक्रोबायोलॉजिकल रिएक्शंस हो, किसी भी टाइप की रिएक्शन या किसी भी टाइप के प्रोडक्ट के बारे में अगर हमें जानना है अपनी बॉडी के अंदर कि कितनी मात्रा में है, तो हमें ब्लड को कलेक्ट करके उसे टेस्ट करना होगा। तो वो आ जाता है ब्लड कलेक्शन के अंडर में, प्रोसीजर में। कलेक्ट करना यानी लेना। क्लियर है? क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। तो अब ब्लड कलेक्शन में सबसे पहले आ जाएंगे मैंने जैसे आपको बताया कि 3 टाइप से ब्लड कलेक्ट किया जाता है, कैपिलरी पंचर, वेन पंचर और आर्टरी पंचर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैपिलरी पंचर के बारे में। ठीक है, कैपिलरी पंचर क्या है? तो कैपिलरी पंचर 3-4 जगह से किया जाता है। कौन कौन सी जगह से किया जाता है? तो बात कर रहे थे हम कैपिलरी पंचर हैं, स्टार्ट कर रहे हैं ब्लड कलेक्शन के अंदर। सबसे पहला पॉइंट कैपिलरी पंचर। तो कैपिलरी पंचर क्या है? यहाँ पे अब हमारे बॉडी में कैपिलरी पंचर 3-4 प्रोसीजर से मतलब जगह से लिया जाता है, नॉट प्रोसीजर, प्रोसीजर एक ही रहेगा। सबसे पहला क्या है? आपका साइट सिलेक्शन, यानी जो भी आपने पंचर करना है किस पर्पज से करना है, क्या पर्पज है उसका। ब्लीडिंग टाइम कर रहे हो वो पर्पस है, या कोई स्मॉल टेस्ट करना है, HB लगा रहे हो सहालीज मेथड से, या ABO ब्लड ग्रुप कर रहे हो स्लाइड मेथड से, या आप RBC काउंट कर रहे हो मैनुअल मेथड से, RBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड का यूज करके, तो उसमें भी आप होल ब्लड का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, या WBC काउंट कर रहे हो आप डाइल्यूटिंग मेथड से। तो जो स्मॉल अमाउंट है, यानी आप ज्यादातर 2, 3 या 4 या 5 ड्रॉप, ठीक है, अगर आपको ड्रॉप में लेना है तो आप कैपिलरी पंचर करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका हो जाएगा उसमें एरिया साइट पंचर, यानी साइट कैसे आप सिलेक्ट करोगे। अगर आपको ब्लीडिंग टाइम करना है एडल्ट में, आप ईयर लोब लोगे। ठीक है, क्या लेंगे हम? ईयर लोब। ईयर लोब क्या होती है? आपका ये आगे का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप प्रिक करोगे, फिल्टर पेपर रहेगा, टाइमर आपके पास रहेगा, आपने प्रिक किया, पहला टच किया 30 सेकेंड, फिर दूसरा टच 30 सेकेंड, तीसरा टच 30 सेकेंड, तो आपका जो है वो इस तरीके से
डॉटेड डॉटेड जाएगा और एक टाइम आएगा कि ब्लड आना बंद हो गया। तो ये आपका जो टाइम आया, यहाँ पे जो टाइम चल रहा है 30 सेकंड प्लस 30 सेकंड प्लस 30 सेकंड, तो ये जो बिन के मिनट जो बना वो आपका क्या हो गया, ब्लीडिंग टाइम। ठीक है, वो किसके मेथड से हुआ, कैपिलरी पंचर के मेथड से। हाँ जी बिल्कुल ऐड हो जाएगा। और 30 सेकंड में चेक करना है, हर 30 सेकंड पे आप एक बार टच करके देखोगे, दबाना नहीं है, प्रेस नहीं करना है, सिर्फ सिंपल टच करना है। कैसे टच करना है, जैसे ये है हल्का सा हमने क्या किया, इसको टच कर लिया, अगर यहाँ ब्लड आया फिर 30 सेकंड बाद फिर पेपर को हमने आगे किया और फिर टच किया, तो ये जो ड्रॉप्स हैं वो इस तरीके से ऐसे ड्रॉप आपके बने हुए नजर आएंगे और एक टाइम में वो बंद हो जाएगा। पेपर कौन सा होता है ये? वॉट्समैन फिल्टर पेपर यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, वॉट्समैन फिल्टर पेपर यूज करते हैं, उसके अंदर हमें ब्लड का पता लगता है। अब हमें क्या क्या सामान चाहिए, मटेरियल रिक्वायर्ड क्या क्या रहेगा हमारा कैपिलरी पंचर में। तो सबसे पहले आपका रहेगा स्प्रिट स्वैब, ड्राई स्वैब। दो तरीके के स्वैब्स रहते हैं। स्वैब्स को कहते हैं कॉटन का बॉल बनाते हैं छोटा सा, छोटा छोटा, एक में स्प्रिट डाला जाता है और एक में कुछ नहीं डालते, ड्राई रहता है। स्टरलाइज कॉटन यूज करना होता है, हमेशा याद रखना। जो कॉटन का रोल आता है दैट इज स्टरलाइज कॉटन रोल। ठीक है, उसको आपको स्टरलाइज तरीके से ही यूज करना है, नॉन स्टरलाइज एरिया में आपको यूज नहीं करना है। अब स्प्रिट स्वैब और ड्राई स्वैब क्यों रखा जाता है उसका समझ लो रीजन। स्प्रिट स्वैब रखा जाता है, आपको एरिया को स्टरलाइज करना है। स्टरलाइज करना है ना भाई, जहां प्रिक करोगे उसको स्टरलाइज करना है, तो वहां पे आ गया आपका स्प्रिट स्वैब काम। ठीक है, ड्राई स्वैब कब काम आएगा, जब आपका वो एक्टिविटी हो गई तो आपको वहां कॉटन लगा के छोड़ देना। आज के टाइम में ड्राई कॉटन की जगह बैंडेड यूज किया जा रहा है, स्मॉल गोल वाले बैंडेड आते हैं कई जगह, डॉक्टर लाल में नॉर्मली या मैक्स में, अलग अलग जो हॉस्पिटल्स वगैरह हैं या जो भी कलेक्शन सेंटर्स हैं वहां पे आपको देखने को वो मिलते हैं। ठीक है, तो ड्राई कॉटन की जगह यूज किया जाए। कई बार वो ड्राई कॉटन भी रखा जाता है, जैसे ब्लीडिंग ज्यादा आ रही है, किसी पेशेंट को गलत पंचर हो गया या बच्चे ने हिला दिया, छोटे बच्चों में ज्यादातर होता है, जब आप कर रहे होते तो दर्द से वो हिला देता है थोड़ा सा, तो उस टाइम पे कहीं पंचर हो गया या तरीके से सही नहीं हुआ तो ब्लड थोड़ी देर आएगा, तो आपको उसको हल्का प्रेस करके रखना पड़ेगा कि ब्लीडिंग रुक जाए। ठीक है, तो उस टाइम पे हम ड्राई कॉटन भी यूज करते हैं। लैंसेट एक यूज होता है। लैंसेट की जो टिप होती है वो 3 mm डीप होती है, यानी जैसे अगर हम इसको लैंसेट मान लें, ये लैंसेट अभी आपको मैंने ऊपर दिखाया भी था, वो कह रहा था लैंसेट है। ठीक है, तो ये जो निडल निकली हुई है ये 3 mm की होनी चाहिए, ना 3 mm से ज्यादा ना 3 mm से कम। ये जो ये निडल वाला पार्ट है वो 3 mm हो गया आपका, बाकी तो हैंडल कितना भी बड़ा है वो तो प्रोडक्ट के ऊपर है। ठीक है, क्लियर हो गया। एक लैंसेट हो गया, दो टाइप के स्प्रिट स्वैब्स हो गए। उसके बाद तीसरा चाहिए होगा आपको पेपर वर्क के लिए, पेशेंट आईडी डिटेल डाटा फॉर्म, पेशेंट फॉर्म बोलते हैं हम उसको। ठीक है, कौन सा टेस्ट कर रहे हो, क्या मेथड परफॉर्म कर रहे हो, पेशेंट का पूरी डिटेल, पेशेंट का क्या नाम है, आईपीडी है, ओपीडी है, किस चीज के लिए करा रहा है, क्या पर्पस है, वो सारी डिटेल उस फॉर्म में रहता है, पेशेंट फॉर्म रहता है वो। क्लियर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हमारा मटेरियल रिक्वायर्ड, हमने बता लिया, सिलेक्शन ऑफ एरिया साइड बता दिया कि भाई अगर बीटी करना होता है तो यहाँ से कर रहे हैं छोटे बच्चे में। अगर आपको नॉर्मली आपको हीमोग्लोबिन करना है, ब्लड ग्रुप करना है, या कैपिलरी मेथड से शुगर टेस्ट करना है, स्ट्रिप मेथड जो ड्राई बायोकेमिस्ट्री मेथड आता है वो ग्लूकोमीटर वाला, ठीक है, या एचबी मीटर से जो आपका ड्राई मेथड आजकल एचबी के लिए भी आ गया, कोलेस्ट्रॉल टीजी के लिए भी आ गया। तो अगर प्रिक करके स्मॉल अमाउंट से करना है तो फिर हम लेते हैं 2 फिंगर, कौन कौन सी, एक आपकी मिडिल फिंगर और एक आपके रिंग फिंगर, उसकी नॉन वर्किंग हैंड की। नॉन वर्किंग हैंड जैसे मैं राइटी हूं तो लेफ्टी लिया जाएगा मेरा, अगर मैं लेफ्टी हूं तो राइटी लिया जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि सर ऐसा क्यों किया जाता है। सबसे पहले ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो पेशेंट के ऊपर प्रोसीजर परफॉर्म किया जा रहा है, इन केस 1% हम ये मान के चलते हैं कि अगर उसका एक्सीडेंट हो जाए उस केस में आप क्या करेंगे, तो उस केस में आपका नॉन वर्किंग हैंड रहेगा तो एक तो उसको नॉर्मल काम करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मान लो आपके प्रिक करने की वजह से उसको पेन हो जाता है, ज्यादा पेन हो जाता है, तो उसका वर्किंग हैंड में करोगे तो फिर तो कुछ भी काम नहीं कर पाएगा। नॉन वर्किंग में करोगे तो थोड़ा काम तो वो कर सकता है, पहला प्रिकॉशन। दूसरा, फिंगर सिलेक्शन का क्यों कहा जाता है कि रिंग फिंगर या मिडिल फिंगर, ये डायरेक्टली कोई भी वेन के आर्म से नहीं जुड़ी होती, इनडायरेक्टली जुड़ी होती है। मतलब आपका थंब जो है, थंब एक्टिविटी है, ये लास्ट फिंगर एक्टिविटी है, फर्स्ट फिंगर एक्टिविटी है, ये 3 फिंगर डायरेक्टली आर्म के साथ जुड़ी होती है वेन के थ्रू, और ये इनडायरेक्टली जुड़ी होती है दोनों हाथ की। तो इसीलिए हम करते हैं कि अगर इन केस 1% कोई बैक्टीरियल इंफेक्शन प्रिक करते वक्त हो गया तो एकदम से उस पर आर्म पे इफेक्ट नहीं आएगा, आप होल्ड कर सकते हो उसको उसी टाइम पे। ब्लड जो फ्लो है फर्स्ट फिंगर, थंब और लिटिल फिंगर के मुकाबले थोड़ा कम रहता है इसमें, इनडायरेक्टली होने की वजह से। क्लियर हो गया क्यों हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है,
क्लियर है। अब इसमें भी भाई साइड सिलेक्टर होता है, हम यहाँ प्रिक करें, यहाँ प्रिक करें, यहाँ प्रिक करें, यहाँ प्रिक करें, ठीक है। तो उसका साइड सिलेक्शन क्या होता है, हमने नॉन वर्किंग हैंड ले लिया इनका, ठीक है, ये 2 फिंगर है। अब हमने क्या किया, इसको इस तरीके से क्या करना है, हमें होल्ड करना है। ये देखो पॉप अप हो गया ना, थंब, मेरा जो थंब है वो इसके फिंगर के लास्ट पे आ गया, ठीक है। और ये जो है इससे भी ऐसे पकड़ सकते हो या इससे भी ऐसे आप ले सकते हो। ये देखो रेडनेस आ गई प्रॉपर कंफर्ट के हिसाब से, हाँ कंफर्ट के हिसाब से। हाथ ढीला रहना चाहिए पेशेंट का, प्रिक किया। अब इसी में मैं सारे सामान पकड़ सकता हूँ, हैंड सेट भी पकड़ सकता हूँ, कुछ भी एक ही साथ में रख सकता हूँ। तो ये कंफर्टेबल पोजीशन आपकी होनी चाहिए प्रिकिंग की, ठीक है। क्लियर होगा कैसे प्रिक पकड़ोगे, पकड़ो जरा एक बार फिंगर को, दोबारा बता रहा हूँ। देखो थंब और ये, ठीक है, इससे लॉक किया और यहां से ऐसे पकड़ लिया। इतना गैप रखना है कि आपका जब आप लैंसेट प्रिक करोगे, लैंसेट से जब प्रिक करोगे तो ये देखो नेल्स पे नहीं आना चाहिए और फ्रंट में भी नहीं आना चाहिए। जो टिप पार्ट है ऊपर का ये वाला, इस पे प्रिक होता है। टॉप ऑफ द फिंगर, टॉप ऑफ द फिंगर शुड बी गैप्ड फ्रॉम द नेल, वो नीचे भी तो नहीं आ रहा, ठीक है, जा नीचे ना ज्यादा इधर, ठीक है। आपने क्या करना है, ऐसे पकड़ना है, ठीक है, और प्रिक करना है। कैसे पकड़ोगे एक बार पकड़े बताओ सर, मेरे को ऐसे तो समझ आ गया पर पकड़ो, हाँ लो पकड़ो, तुम पकड़े बताओ। फर्स्ट फिंगर पकड़ रहा है, फिर मिडिल पकड़ो या फिर हाँ पकड़ो। मैं कंफर्ट ऐसे नहीं, देखो इस पूरी उंगली को लॉक करना है तुम्हें ऐसे, ये लॉक हो गया। और इस थंब को ऐसे रखना है नीचे, थोड़ा सा नीचे, हाँ। अब देखो पॉपअप ठीक बन रहा है, यहाँ पूरा बन रहा है ना। नॉर इस उंगली को देख और इसको देख, यहाँ पॉपअप पूरा बन रहा है, आ रहा है ना, प्रोमिनेंट हो रहा है एरिया। जो पॉपअप मतलब प्रोमिनेंट हो रहा है, तो वो प्रोमिनेंसी जो है वो आपके होल्डिंग पोजीशन पे आती है, ठीक है। क्लियर है, इतना समझ में आया। उम्मीद करता हूँ आपको भी ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाता है हमारा मटेरियल रिक्वायर्ड, मैंने बता दिया आपको। स्प्रिट स्वैब हो गया, अगर स्प्रिट नहीं है तो 70% अल्कोहल स्वैब भी रख सकते हैं हम लोग। और एक ड्राई स्वैब हो गया, लेंसेट हो गया, पेपर वर्क के लिए फॉर्म हो गया, पेन पेंसिल पेपर, वो सब सारी चीजें आ गई। अब मेथड, एरिया साइड सिलेक्शन पता लग गया। छोटा बच्चा जो गोद का होता है, इन्फेंट जो होता है, ठीक है, उसके हम लोग फुट यानी पैर का जो तलवा होता है, एडी जो होती है, वहां से लेते हैं और ट्राइंगल बनाते हैं। हमारा जैसे ये पैर है, इसमें दिया क्या डायग्राम, अगर डायग्राम दिया होगा तो नहीं है, कोई नहीं, मैं यही बना देता हूँ। थोड़ा ऐसे से बन गया। हमें पेन यूज करना पड़ेगा क्या उसके लिए? ठीक है, नहीं पेन की जरूरत नहीं है, वो पता लग जाएगा। जैसे ही आप एडी, अब मैं तो पैर तो नहीं उठा सकता ना, या फिर पैर दिखाओ नहीं तो मोहित अगर पैर दिखाना चाहते हैं तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ पे आपका एरिया सिलेक्शन आ गया, ठीक है। आपने साइड में देखो, हम फ्रंट में क्यों नहीं प्रिक करें, क्योंकि बच्चा इन केस अगर पैर रख देगा तो उसको पेन ज्यादा होगा, साइड में रहेगा तो पेन लेस होगा, ठीक है। तो एडी के साइड में जो एरिया वी जो एरिया बन रहा है वहां हम प्रिक करते हैं। हेमेटोलॉजी फाइल में, हाँ ये डायग्राम हेमेटोलॉजी फाइल में मैंने बनवाया हुआ है आपके। चलिए मेथड में हमारा आ गया कैपिलरी पंचर का, मैंने साइड आपको बता दिया, आपको मटेरियल रिक्वायर्ड बता दिया। अब आ जाते हैं प्रोसीजर के ऊपर। सबसे पहले हमारा हाम कर लेते हैं। अब मोहित का मैं हाथ मांगना चाहूंगा, शादी के लिए मांग रहा हूँ ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास मोहित का हाथ, ठीक है। ले लिया जाए, काट के ले लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। चलो खैर जोक सा पार्ट। यहाँ पे क्या करना है, अब हमने पहले एरिया सेलेक्ट कर लिया कि भाई हमें इनके नॉन वर्किंग हैंड से, लेफ्ट है ना, हाँ लेफ्ट है, नॉन वर्किंग हैंड से हमने क्या करना है, सैंपल लेना है। हमारे पास 2 फिंगर का ऑप्शन है, हालांकि इन्होंने नाखून बहुत बढ़ा रखे हैं, काट लेने चाहिए। हाँ बड़े हुए तुम्हारे नाखून काफी, ठीक है। हमने फॉर एग्जांपल रिंग फिंगर ले ली, क्योंकि इसी में इनको अंगूठी पहनाई जाएगी शादी के टाइम पे। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, ये हमने लॉक कर लिया, ठीक है। मेरे पास स्प्रिट स्वैब होगी, यहाँ पे क्लॉकवाइज मैं उसको मूव करूंगा। क्लॉकवाइज मूव करने से क्या फायदा होगा कि आपका ये जो पोर्शन है वो स्टेलाइज हो गया, ठीक है। रब नहीं करना है, रगड़ना नहीं है, जूना नहीं मारना है, ठीक है। अक्सर लोग देते हैं हाँ चलो लॉक पिक करो, नहीं, एंड आइदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। फिर उसको डस्टबिन में, ठीक। फिर आपने लैंसेट लेना है, प्रिक करेंगे। अब मुझे अगर ब्लड ग्रुप करना है
तो मैं ग्लास स्लाइड्स के ऊपर 3 ड्रॉप ले लूंगा। अगर मुझे HB करना है तो HB पिपेट से पिपेट कर लूंगा 20 माइक्रोलीटर। अगर मुझे RBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड में करना है तो RBC पिपेट यूज कर लूंगा मैं 5 पॉइंट मार्क तक लेने के लिए। अगर मुझे WBC लेना है तो WBC पिपेट यूज कर लूंगा 5 पॉइंट मार्क के लिए, ठीक है। अगर मुझे प्लेटलेट यूज करना है तो RBC पिपेट फिर से मैं यूज कर लूंगा 0.5 मार्क के लिए। तो जितना अमाउंट यानी ड्रॉप में मुझे 5 ड्रॉप तक मैं आराम से ले सकता हूँ, इनको ज्यादा पेन महसूस नहीं होगा। अगर मैं ज्यादा दबाने लगूंगा तो फिर पेन होने लगेगा। 5 ड्रॉप तक नॉर्मली आपका मिल जाएगा, ठीक है। एक ड्रॉप की जो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है वो 25 माइक्रोलीटर होती है, अप्रोक्स वैल्यू बता रहा हूँ। एक ड्रॉप अगर आप फ्री फॉल करते हो तो अप्रोक्सीमेटली वो 25 माइक्रोलीटर की रहेगी। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। तो आपने क्या किया, एरिया सेलेक्ट कर लिया, स्टेलाइज कर लिया, प्रिक कर लिया और वो ले लिया। ये तो हो गया आपका बिफोर। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको ड्राई कॉटन स्वैब इस पे रखना है और उसको बोलना है थंब से प्रेस करके रखे। बस ये है आपके कैपिलरी पंचर का प्रोसीजर। उम्मीद करता हूं आपको कैपिलरी पंचर पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।